हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 7th सोशल साइंस के बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। तो ये हमारे बेसिकली क्लास 7th सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस बुक, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर है, जो है ऑन इक्वालिटी। तो इस चैप्टर में हम इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होगा बेसिकली इक्वालिटीज होता क्या है। तो चलिए यहाँ का फर्स्ट हम शुरू करते हैं और देखते हैं इक्वालिटी ये होता क्या है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसा ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो ऑन इक्वालिटी चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है जिसको बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, वो है कि इक्वालिटी होता क्या है। इक्वालिटी क्या होता है? एक कंडीशन होता है, एक ऐसा कंडीशन इन विच एडेक्वेट अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू ऑल। यानी इक्वालिटी एक ऐसा कंडीशन होता है, एक ऐसा स्टेज होता है जहां एडेक्वेट यानी सब कोई को सफिशिएंट पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज यानी मौके दिए जाते हैं। और किसको? सब कोई को। सपोज करो एक पर्सन ए है, इस पर्सन ए और यह है पर्सन बी। सपोज करो इसके पास ये आराम से अपना 5th क्लास तक पढ़ लिया, दोनों 5th क्लास में है। लेकिन क्या है, ये अलग टाइप का है, ये कुछ अलग टाइप का, या सोच सकते हो अलग सोशल बैकग्राउंड का है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आगे के क्लासेस में जो ये वाला बच्चा है ये अपना बहुत अच्छा कॉलेज में नाम लिखवा पाता है, क्योंकि ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो सपोज करो ये बहुत बड़े क्लासेस से ये अपना ग्रेजुएशन कर पाता है। लेकिन वह ये जो दूसरा बच्चा है वो क्या है कि थोड़ा लो स्टेटस का है, यानी इससे कारण क्या होता है, इसका इनकम कम है, तो ये उतने आसानी से नहीं कर पाता है और इसी के कारण उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ पाते हैं और वो क्या होता है कि आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। और उसने अपने फादर की तरह ही कोई विलेज में हॉकर का काम वगैरह करना पड़ रहा है। तो यहाँ आप दोनों में देख सकते हो कि दोनों के पास क्या है कि इक्वल स्टेटस नहीं है कास्ट में, यानी एक हाई कास्ट समझा जाता है, एक लो कास्ट समझा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो आप, बेसिकली एक बॉय है, एक है बॉय यानी एक लड़का है और एक है गर्ल, एक लड़की है। सपोज करो जब बात आती है आपके गांव में, आपके विलेज में, आपके सिटी में क्या होता है कि स्कूल खुलता है और यहां से क्या होता है कि टीचर्स की आवश्यकता है। तो क्या होता है कि टीचर धीरे धीरे उस स्कूल में भर्ती किए जाते हैं। उसमें मेन भी आते हैं, उसमें वीमेन भी आते हैं। किस लिए? पढ़ाने के लिए बच्चों को। लेकिन वहां क्या होता है, जो मेन है उनको ज्यादा सैलरी दिया जाता है, मोर पेड होता है, लेकिन वही वीमेन को लेस पे किया जाता है मेन के अकॉर्डिंगली। तो इससे क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में भी मेन वीमेन में भेदभाव किया जाता है, मेन वीमेन में डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपको याद होगा बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हमने क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, 2nd चैप्टर में हमारे, तो आपको बेसिकली ये याद होगा। उसके बाद हमारा पहला पॉइंट आ जाता है इक्वल राइट टू वोट। वोट क्या होता है आपको बेसिकली पता होगा। सपोज वोट होता है, इलेक्शन आपके सपोज होता है, इलेक्शन किस चीज का हो सकता है, या तो हो सकता है लोकसभा यानी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, यानी MP MLA का। एक हो सकता है जिसमें आप चीफ मिनिस्टर को चुनते हो, और तीसरा हो सकता है जिसमें आप विलेज मेयर हो सकता है, हमारा सरपंच हो सकता है, या गांव का चीफटेन हो सकता है जिसको हम मुखिया बोलते हैं। तो उसके लिए भी नॉर्मली इलेक्शंस किए जाते हैं। तो इसके इलेक्शन में हमें क्या देना पड़ता है? वोट। तो वोट किसको हम देते हैं? अपने फेवरेट कैंडिडेट को, यानी जिसको हम चाहते हैं कि जो ये इलेक्शन जीत पाए। और वो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसे BJP, RJD, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, बहुत सारी इंडियन पार्टीज हैं। तो आपने बेसिकली इन पार्टीज के बारे में सुना होगा। चलिए मैं आपका इसका सिंबल भी बता देता हूं। तो आप देख सकते हो कि हमारा कमल हो गया BJP का, जो हमारा कांग्रेस है वो बेसिकली
हैंड का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जो उसका सिंबल है। आप ऑलरेडी देख सकते हो कि एक लैंटर्न है वगैरह वगैरह। तो आप इससे बता सकते हो कि पार्टीज के सिंबल से। तो इन पार्टी को आपने सुना होगा कि हमारे जो घर के बड़े होते हैं वो वोट देने जाते हैं, लेकिन पहले क्या था, इंडिया में सबको वोट देने का अधिकार, सबको वोट देने का बराबर का सम्मान नहीं होगा। आपने बड़ों से ये भी सुना होगा कि वोट देना हमारा अधिकार है। तो इंडिया क्या है, हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतांत्रिक देश, यानी ऐसा देश जो कि लोगों का होता है और लोगों द्वारा चलाया जाता है। तो डेमोक्रेटिक को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डेमोक्रेसी इज द कंट्री वेयर पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज द कंट्री फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी ऐसा कंट्री है जो कि लोगों के लिए है, लोगों का है और लोगों से ही चलाया जाता है। वो हमारा गवर्नमेंट आप सोच सकते हो, जो हमारी सरकार है वो किसके लिए काम करती है, हमारे लिए। तो वो हमारी सरकार हुई, लेकिन वो सरकार हम ही अपॉइंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो सरकार हमसे ही अपॉइंट हुआ है। सो इसीलिए क्या होता था कि डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ इंडिया है और सारे भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में। सो एडल्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन स्टेटस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ आर गिवन राइट टू वोट। यानी हमारे देश में, हम जैसे कि इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है बेसिकली, कि कोई भी इंसान या बड़ा हो, यानी 18 प्लस होना चाहिए, ये बेसिकली क्राइटेरिया है। क्योंकि 18 प्लस, जो 18 से कम बच्चे होते हैं उनको मैच्योरिटी नहीं होती है, उनको इन सब का समझ नहीं होता है। तो 18 प्लस जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बेसिकली एडल्ट कैटेगरी में आते हैं। वो एडल्ट किस तरह के हो सकते हैं, कोई रिलीजन के हो सकते हैं, या हिंदुइज्म के हो, मुस्लिम के हो, क्रिश्चियनिटी के हो, इस्लाम हो गया हमारा जोरास्ट्रिज्म हो, या सिखिज्म हो, कोई भी रिलीजन के हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कास्ट के हो, कोई उसका एजुकेशन स्टेटस हो, 18 प्लस हो, या वो इलिटरेट हो या लिटरेट हो, या ग्रेजुएट हो, या मैट्रिकुलेट ही हो, या इंटरमीडिएट हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वोट दे सकते हैं। या मेन हो या विमेन हो, या प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जन्म कहीं भी हुआ हो, या वो हो सकता है कि हाई फाई फैमिली में हुए हों, या लो क्लास फैमिली में हो, या मिडिल क्लास फैमिली में हो, वो वोट दे सकते हैं। और ये वोट देने का एश्योरिटी, ये राइट टू वोट किस कारण से मिल पाया है, वो है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार वैसा व्यक्ति जो 18 प्लस है, दैट इज एलिजिबल टू वोट, यानी वो वोट दे सकता है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा ये हमारा नियम है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, डज इक्वालिटी इन इंडिया एग्जिस्ट। तो क्या हमारे देश में इक्वालिटी सच में है, या ऐसे ही सिर्फ हमें राइट, ऐसे ही फंडामेंटल राइट तो हमें मिला है राइट टू इक्वालिटी, लेकिन क्या सच में हमारे इंडिया में लोगों को इक्वल स्टेटस मिल पाता है? तो रियलिटी यहाँ दी हुई है, 3.4 बुलेट पॉइंट दिए हुए, हम एक एक करके देखते हैं। तो डिफरेंसेस एक्सिस्ट बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में भेदभाव भी होता है, इसके बावजूद कि हमारे देश को राइट ऑफ इक्वालिटी मिला है। तो देखते हैं वो भेदभाव क्या है। हमने क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस में भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। वो चैप्टर था हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको बेसिकली थोड़ा हो सकता है याद हो। द कास्ट सिस्टम डिवाइड्स पीपल इनटू कास्ट बेस्ड ऑन देयर बर्थ। तो कास्ट सिस्टम क्या है हमारे देश में, आप सोच सकते हो कि पुराने जमाने में क्या होता था, कोई हो सकता था प्रीस्ट, कोई होता था किंग, और उसके नीचे क्या होते थे लो कैटेगरी लोग, जैसे हो गया फार्मर्स, पेजेंट्स, या बार्बर, टेलर वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले सबसे प्रोमिनेंट, सबको डोमिनेटिंग किसको माना जाता था, प्रीस्ट को, यानी पुरोहितों को, पंडितों को, सेंस लोगों को। फिर आते थे हमारा किंग्स, और फिर आते थे हम लो क्लासेस पीपल। तो कास्ट सिस्टम यानी 4 कास्ट है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। आपने बेसिकली पढ़ा होगा, या मैं आपको बता देता हूँ। ब्राह्मण यानी प्रीस्ट, क्षत्रिय यानी होता है हमारा सेकंड, जो कि आते हैं जिसमें किंग्स। फिर आता है वैश्य, जो कि उससे नीचे होते हैं। फिर आता है शूद्र, उसके नीचे, उसके में क्या होता है हमारे फार्मर्स, पेजेंट, टेलर, या हो गया स्मॉल वर्कर्स, हो गया डेली वर्कर्स, या और सारे लोग। सो ये कहा गया ये रूरल एरियाज, अर्बन एरिया दोनों जगह फॉलो किया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे इंडिया में राइट ऑफ इक्वालिटी है, उसके बावजूद भी कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। लोग कास्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप को बांटते हैं, और ये आज भी चला
रहा है। इसके बावजूद कि हमारे देश में राइट ऑफ इक्वालिटी है, आज भी लोग कास्ट सिस्टम पर भरोसा करते हैं, आज भी इस पर बिलीव करते हैं। और चाहे अर्बन एरिया हो, आज भी लोग कास्ट सिस्टम को उतना ही प्रेफरेंस देते हैं, उतना ही मानते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दलित और द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। तो दलित किन लोगों से कहते हैं? बहुत पीछे लोग जो होते हैं, जो कि बहुत लोअर कास्ट के होते हैं, या तो शेड्यूल कास्ट या ट्राइब्स वगैरह के लोग, उनको बहुत ट्रीट किया जाता है बहुत बुरी तरह से, और उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी कम दी जाती है। आज भी ऐसा होता है। हमने पढ़ा था दलित है, एक थे हमारे जो हमें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी एक दलित यानी अनटचेबल थे, जो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन उन्होंने दलितों के खिलाफ साथ लड़ा था कि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, और उन्होंने इसके लिए आवाज भी उठाई थी। तो पीपल आर डिनाइड रेसिडेंशियल एरियाज बेस्ड ऑन देयर कास्ट एंड रिलीजियन। तो पीपल्स को भी घर में ज्यादा अच्छे हाई फाई भी रहने का अधिकार नहीं दिया जाता है। माना जाता है कि जो लोग इकोनॉमिकली यानी जो लो कास्ट से है, उनको अधिकार नहीं है कि वो अच्छी जगह पर रह सके, अच्छा खा सके। ऐसा बेसिकली रूरल एरियाज में आज भी ज्यादा फॉलो किया जाता है। When persons are treated unequally, their dignity is violated. तो कोई भी इंसान, कोई भी या मेन हो या वेमेन यानी इंसान हो या औरत हो या मनुष्य हो, उन्हें क्या किया जाता है? जब उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उनका डिग्निटी है, जो आत्मसम्मान है, उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसका वायलेशन होता है। कोई भी इंसान को अगर इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उसको बुरा लगेगा ही, और ये उसका सेल्फ रेस्पेक्ट का वायलेशन होता है। तो आज भी देख सकते हो हमारे देश में कास्ट सिस्टम को कितना प्रेफरेंस दिया जाता है, और लोग आज भी हाई क्लास और लो कास्ट के बीच में अपना कंपैरिजन करते हैं और अपने आप को कैटेगराइज करते हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात है। इसके बावजूद कि हमारे देश में राइट ऑफ इक्वालिटी दी गई है, फिर भी उसका फॉलो बहुत जगह नहीं किया जाता है। सो नेक्स्ट इज राइट इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी हमारा भारतीय संविधान जो है उसका राइट क्या कहता है। सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, जिसको किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो क्या कहता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल, सभी इंसान बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान बराबर है इन द कंट्री, हमारे देश में, या वो मेल हो या वो फीमेल हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी ट्राइब का हो, या कोई एजुकेशनल स्टेटस हो, या कोई भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, या अमीर हो या गरीब, या इंसान हो यानी मेल हो या फीमेल, या हायर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, या वो इलिटरेट हो या वो ग्रेजुएट हो, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी इंडिया में एक्सिस्ट नहीं करती है। इसके बावजूद भी लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। लोग हाई कास्ट अपने आप को बड़ा समझते हैं और लो कास्ट को वो वीकर सेक्शन समझते हैं और अपने आप को डोमिनेटिंग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको इंडिया में, हमारे सबको डेमोक्रेटिक कंट्री में बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो मेल हो या फीमेल, चाहे वो रिच हो या पुअर, चाहे वो इलिटरेट हो या ग्रेजुएट हो। तो 4 प्रोविजन प्रोवाइड इक्वालिटी इन इंडिया। तो इंडिया में इसके लिए 4 प्रोविजन दिए गए हैं। 4 प्रोविजन क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी लॉ यानी कानून के सामने सब कोई बराबर है। कास्ट के बेसिस पर कोई भी एक दूसरे पर भेदभाव नहीं कर सकता है। वो नहीं कर सकता है कि वो ऊंचे कास्ट का है या वो नीचे कास्ट का है। कलर, कोई नहीं कह सकता है कि गोरा कालों में डिस्क्रिमिनेशन। आपने पढ़ा होगा बेसिकली, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें वहां से ट्रेन में ही लोगों ने धक्का दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो थोड़े ब्लैक थे और वहां क्या था कि व्हाइट थे, वो अपने आप को डोमिनेटिंग समझते थे। तो कलर के बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ना ही रिलीजियन पर। कोई भी रिलीजियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने आप को बड़ा नहीं समझ सकता, क्योंकि सारे धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है। यहाँ इंडिया में हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। रेस यानी कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, या किसी भी एजुकेशन रिलेटेड का हो, किसी भी जेंडर का हो, या मेल हो या फीमेल, एवरीबडी हैज एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। सबको पब्लिक सर्विसेज का बराबर का अधिकार दिया है। कोई भी इंडियन बस में ट्रैवल कर सकता है, कोई भी ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है, कोई भी जाके हमारा सपोज मेल पोस्ट ऑफिस जा सकता है, कोई भी एयरप्लेन में सफर कर सकता है, चाहे वो अनटचेबल भी क्यों ना हो, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। तो ये हमारा इंडियन डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये कहता है। सो आगे दिया हुआ है हमें, द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू
इम्प्लीमेंट इक्वालिटी, फर्स्टली थ्रू लॉस एंड सेकेंडली थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ने इक्वालिटी यानी सबको बराबर देने के लिए, चाहे वो अनटचेबल हो, चाहे हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो या मिडिल कास्ट हो, सबको बराबर का अधिकार देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लॉज बनाए हैं, उन्होंने नियम बनाए हैं। और सेकेंडली क्या किए, फिर क्या किया कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। किस लिए? स्कीम्स लॉन्च किए। किस लिए? जो लोग जो अच्छे से गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते, सपोज करो दो इंसान है, पर्सन ए पर्सन बी, इसको अच्छी स्कूल से शिक्षा प्राप्त हुई लेकिन इसको अच्छी स्कूल से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, तो आप सोच सकते हो कि आगे जाकर लाइफ में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। ऑफकोर्स अगर एजुकेशनल फील्ड की बात करें तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा नॉलेजेबल है। लेकिन इसका क्या प्रॉब्लम था कि इसका फैमिली के पास उतना पैसा नहीं था कि इसको उतनी अच्छी तरह से पढ़ा सके। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना ये तो इस बच्चे का दोष नहीं है। तो इसी को समझकर हमारी गवर्नमेंट ने क्या निकाला, स्कीम्स निकाला, जिससे ऐसा लोग जो अपने आप को अनटचेबल समझते हैं, पिछड़े समझते हैं, उनका भी हेल्प हो सके। तो इसके लिए स्कीम्स क्या निकाला गया, इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंटेड, स्कीम्स को निकाला गया, उसको लागू में लाया गया। उसके क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटीज दिए गए उन लोगों को जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है या कास्ट में बैकवर्ड है, who have not had them in the past, जो कि पास्ट में उनको जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाए, नहीं दिए गए, तो वो गवर्नमेंट प्रोग्राम द्वारा उनको आज दिए गए हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाला है। सो 4 पॉइंट दिया हो गया। इन एडिशन प्रोग्राम्स लाइक मिड डे मील, आज के स्कूल में क्या प्रोवाइड किया जाता है, मिड डे मील। जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं वो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में उनको 14 ईयर्स तक यानी 8 क्लास तक फ्री में पढ़ाया जाता है। उन्हें मिड डे मील वहाँ यहाँ खाना भी दिया जाता है, जो कि हमारे गवर्नमेंट में लॉन्च किया टू इम्प्रूव। और इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट में एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज हो पाया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में जाने लगे और अटेंडेंस भी बनाने लगे। सो दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर द मील। और इससे दूसरा क्या फायदा हुआ कि जो दलित वुमेन है यानी जो बैकवर्ड क्लासेस के जो औरतें हैं, उन्हें वहाँ फूड प्रिपेयर करने में भी नौकरी मिल पाई, जिससे क्या हुआ कि बच्चों को एजुकेशन भी मिल पाया। और दूसरा क्या हुआ कि जो वुमेन्स है जो कि अपने आप को बैकवर्ड समझती है, जिनका कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, उनको मील्स वहाँ खाना बनाने के भी लिए किया गया। तो आप सोच सकते हो कि स्कूल में मिड डे मील कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले जब गवर्नमेंट ने स्कूल शुरू की थी, हमारी गवर्नमेंट जो थी पहले जो स्कूल शुरू हुआ था, वहाँ क्या होते थे, बच्चे तो आते थे लेकिन वो क्या होता था कि छुट्टी से पहले ही स्कूल से भाग जाते थे। उन्हें बेसिकली क्यों आते थे, बेसिकली फ्री में खाना, फ्री में वहाँ उन्हें क्या मिलता था, क्लॉथ का पैसा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी, फ्री में बुक्स मिलती थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट में क्या किया, मिड डे यानी सपोज करो 5 घंटे की क्लास चल रही है तो 3 घंटे बाद उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाता था, खाना प्रोवाइड किया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे वहाँ और रुकने लगे और वो कम से कम 3 घंटा तो वहाँ रुकते थे और पढ़ते थे। तो यही गवर्नमेंट का बेसिकली था मिड डे मील लाने का, ये उनका जो कोशिश था, जो प्रयास था, जो जिससे उन्होंने देखा कि एनरोलमेंट रेशियो बच्चों का इंक्रीज हुआ है और अटेंडेंस भी इंक्रीज हुआ है। सो रीजन फॉर द लैक ऑफ एक्सेप्टेंस और द लॉस ऑफ इक्वालिटी, वो रीजन क्या है जिससे आज भी एक्सेप्टेंस कम होता है, लॉस ऑफ इक्वालिटी यानी लोगों को बराबर अधिकार नहीं दिया जाता है। तो सबसे बड़ा द मेन रीजन फॉर द एक्सिस्टेंस क्या है, दैट इज एटीट्यूड चेंज एवरी स्लोली। यानी ये तो है कि सरकार ने क्या किया कि नए स्कीम्स लॉन्च कर दिए, नए प्रोग्राम्स ला दिए जिससे सभी को बराबर अधिकार मिल सके। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो इन्होंने मन में बैठा दिया है कि वो हायर कास्ट के हैं या जिसने कि वो लो कास्ट का है, उसका मन का बात जल्दी नहीं बदल सकता। आप सोच लो, आप भी अपने मन में अगर ठान लो कि आप स्ट्रांग हो या आप वीक हो, तो उसको बदलने में बेसिकली बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ भी बेसिकली ऐसा ही हुआ है। कोई व्यक्ति समझ लेता है कि मैं हाईएस्ट कास्ट का हूँ, मैं डोमिनेटिंग हूँ, तो वो क्या होता है कि ऐसा हमेशा ही सोचते रहता है और दूसरों पर बेसिकली अच्छे से नहीं देखता। वो उसको समझता है कि वो डोमिनेटिंग है और दूसरा ऑप्रेस्ड है उसके सामने। सो दे कंटिन्यू टू ट्रीट, और वो कंटिन्यू करते हैं उन दूसरे को अनइक्वल ट्रीट करने के, और वो समझते हैं कि कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस है और विमेन को भी वो अपने आप से नीचा समझते हैं। वो समझते हैं कि वो यही रिच बड़े कास्ट के हैं या छोटे कास्ट के हैं। रिलीजन के बेसिस पर कैसे होता है कि सपोज करो कोई देश में है, सपोज करो वहाँ बहुत ज़्यादा इस्लाम धर्म है, या सपोज करो 80% इस्लाम है और 20% सपोज आप कह सकते हो हिंदुइज्म है, तो वहाँ क्या होगा, जो इस्लाम धर्म है वो दूसरे धर्म को डोमिनेट करेगा। सपोज करो एक कंट्री में जहाँ बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म है और बहुत कम इस्लाम है, तो वहाँ क्या होगा, उस कंट्री में हिंदुइज्म वाले लोग हैं जो इस्लाम को डोमिनेट
करेंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ सारे धर्म को इक्वल स्टेटस दिया गया है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है डिसेबिलिटी, यानी कोई इंसान जो डिसेबल है, सपोज करो कोई लेम है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है वगैरह वगैरह, तो जो इंसान पूरा स्वस्थ होता है वो उसका क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, कोई गरीब है या कोई अमीर उसके हिसाब से भी उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। और मैन वुमेन के अकॉर्डिंगली भी जो या वो आदमी हो या चाहे औरत, इस हमारे समाज में हमारे सोसाइटी में सबको इक्वल स्टेटस दिया गया है। तो इसलिए हमको सबको इक्वल समझना चाहिए, किसी को अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो राइट है, हमारा जो राइट ऑफ इक्वालिटी है, गारंटी करता है कि सबको इक्वल स्टेटस देना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज it is the only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change। तो ये कब बदल सकता है, ये बदलाव कब आ सकता है कि लोग समझेंगे कि सब कोई बराबर है, तब कि जब अपना वो इन्फीरियर यानी अपने मन को जब ठीक करेंगे, वो मन से ये समझ जाएंगे कि सब कोई को बराबर ट्रीट होने का उतना ही अधिकार है, सबको डिग्निटी मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। और ये कब होगा, जब वो अपने प्रेजेंट एटीट्यूड को बदलेंगे, वो अपने मन को बदलेंगे और ये मान लेंगे, बिलीव कर लेंगे कि सबको इक्वल है हमारे फ्रीडम, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लोकतांत्रिक राष्ट्र होता है उसमें क्या होना चाहिए कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, चाहे वो गोरा हो या काला, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे मेन हो या वुमेन, चाहे रिच कास्ट का हो या पुअर क्लास का हो, चाहे हायर कास्ट हो या लोअर कास्ट का हो, चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी क्या हो या सिखिज्म हो वगैरह वगैरह। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी इंडिया से बाहर और कोई जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ क्या क्या इशूज आते हैं। यहाँ तो अभी हमने सारे इंडिया के बारे में ही पढ़े हैं, लेकिन इंडिया के बाहर में भी बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें भी इशूज आते हैं। सो इन यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम बेसिकली अमेरिका के नाम से जानते हैं, द सिविल राइट्स मूवमेंट। तो सिविल राइट्स मूवमेंट बेसिकली लोगों के लिए किया जाता है। वो किस साल में हुआ था, 1960s यानी 1960 के दशकों में। तो इससे क्या हुआ, ये ऐसा राइट मूवमेंट था जिससे क्या हुआ कि ये रीस्टोर किया, इससे वापस मिला डिग्निटी, सम्मान। किन लोगों का सम्मान, अफ्रीकन अमेरिकन बेस्ड ऑन कलर, यानी वहाँ जो व्हाइट पीपल है वो अपने आप को डोमिनेटिंग समझते थे और जो ब्लैक पीपल है उनको ऑप्रेस करते थे। व्हाइट समझते थे कि हम ही यहाँ के लिए सब कुछ है, और ब्लैक को अपना स्लेव समझते थे, अपना दास समझते थे। लेकिन ये सिविल राइट मूवमेंट जब 1960s में आया तब व्हाइट और ब्लैक को इक्वल स्टेटस मिल पाया, और अफ्रीकन अमेरिकन जो हमारा मूवमेंट था जो कि बेस्ड ऑन कलर ऑफ स्किन था वो सक्सेसफुल हो पाया। तो फिर एक एक्ट पास की गई, क्या था वो, सिविल राइट मूवमेंट की थी सिविल राइट एक्ट। और सिविल राइट एक्ट बेसिकली किस साल में पास हुई, वो पास हुई थी 1964। 1960 से शुरू हुआ, 4 साल ये मूवमेंट चला। उसके बाद 1964 में ये क्या कहा गया कि प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया जाए। किस बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, नेशनल ओरिजिन की बेसिस पर, या अफ्रीकन या अमेरिकन। आप सोच सकते हो कि अफ्रीकन लोग क्या होते हैं, बेसिकली ब्लैक्स होते हैं ज़्यादातर, और अमेरिकन व्हाइट होते हैं। तो फिर क्या समझ रहे थे, अमेरिकन अपने आप को डोमिनेटिंग समझते थे। लेकिन क्या हुआ कि नेशनल ओरिजिन, चाहे अफ्रीकन हो चाहे अमेरिकन हो, चाहे वो कोई रिलीजन का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, उसे इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, या वो हाई कास्ट का हो या लो कास्ट का हो वगैरह वगैरह। तो इससे क्या हुआ कि सबको इक्वल स्टेटस मिल पाया। तो इट ऑल्सो स्टेटेड दैट, उसने उसके साथ साथ उस एक्ट में, द सिविल राइट एक्ट 1964 में और क्या लिखा था वो भी देखते हैं। स्कूल वुड बी ओपन, स्कूल खोले जाएंगे, किसके लिए, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो कि या तो अफ्रीका के या अमेरिका के लिए, दोनों को इक्वल स्टेटस दिया गया। एंड दे विल नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट फॉर द देम। तो पहले क्या किया जाता था कि जो अफ्रीकन है जो अमेरिकन है दोनों अलग अलग स्कूलों में जाते थे। जो अफ्रीकन थे वो अलग स्कूल, जो अमेरिकन थे वो अलग स्कूल। लेकिन बाद में इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जब सिविल राइट एक्ट 1964 के अकॉर्डिंग क्या गया कि उन्हें क्या हुआ कि उसे अलग अलग स्कूल में नहीं जाना पड़ता था, उनके लिए एक ही स्कूल बनाए गए जहां सब कोई एक साथ मिलजुल कर पढ़ते थे। हाउएवर डिस्पाइट दिस, लेकिन इसके अलावा ए मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी डिस्क्रिमिनेटेड इन द कंट्री। लेकिन इसके अलावा आज भी अफ्रीका अमेरिका में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसके बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, नेशनल ओरिजिन के बेसिस पर।
तो आप देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री पे राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ एजुकेशन देने के बावजूद भी इतना सारा डिस्पैरिटीज होता है, इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको समान अधिकार दिया गया है। एवरीबॉडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, आइदर ही इज रिच और पुअर, व्हाइट और ब्लैक, when men or women, either is Hindu, Muslim, Christian or we can say Zoroastrianism, Paris वगैरह वगैरह, either he is of rich class or either he is of poor class, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। तो यहाँ हमने अपने सिविक्स, अपने पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि था ऑन इक्वालिटी उसको फिनिश कर लिया है। तो आप होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट ना हो। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट बच गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उसका कमेंट सेक्शन में आंसर कर सके या उस पर एक नई वीडियोस भी ला सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.